हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक ईटीएफ के बारे में बात करने वाले हैं, डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि ऑलमोस्ट टॉप से मोर देन 40-50% फॉल कर चुका है। एंड जिसमें हम लोग लॉन्ग टर्म उसका एनालिसिस करने वाले हैं, प्लस उसका लॉन्ग टर्म का टारगेट भी देखने वाले हैं। तो हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करने वाले हैं। एंड इस पर्टिकुलर ईटीएफ में अभी के समय में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि जो नैरेटिव चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्या हो सकता है इन फ्यूचर। एंड चार्ट्स पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा डीप डाइव जो है वो करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉप से 42% जो है वो फॉल किया हुआ है। पहले हम लोग इसका लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं, देन इसका फंडामेंटल एंड एवरीथिंग जो है वो देखेंगे। तो मंथली चार्ट में जैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 12 मंथ के टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप करके एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे को एक ये फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है एंड उसके बाद हम लोगों को एक ये फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। ठीक है, ये तो फेयर वैल्यू को बहुत दूर है, तो इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। फिर 6 मंथ पे आते हैं। 6 मंथ पे भी हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला जो है वो मिल रहा है, बट अभी 12 मंथ वाला छोटा है उससे, तो छोटा वाला ही लेके कंसीडर हम लोग करेंगे। 3 मंथ में भी हम लोग को जो फेयर वैल्यू गैप है वो और छोटा हो जा रहा है। ठीक है, हमारा 3 मंथ का फेयर वैल्यू गैप अगर हम देखें तो इतना छोटा हो जा रहा है। उसके अगर 1 मंथ पे जाएं तो 1 मंथ पे ज़्यादा उतना हमको डिफरेंस जो है वो नहीं दिख रहा है। तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर ये चीज़ एनालिसिस किए, पहले 12 मंथ पे किए, फिर 6 मंथ पे, फिर 3 मंथ पे, तो हम लोग को एक रेंज छोटा सा मिला, जिसमें बॉटम बनने का, जिस पर्टिकुलर रेंज में बॉटम बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म चार्ट का जब फेयर वैल्यू गैप होता है, फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप लोग जाके थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर सकते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंड इस पे जो सपोर्ट मिलते हैं लॉन्ग टर्म में, वो मेजर बॉटम्स ही फिर उसमें बनते हैं। तो अगर हम अभी का बात करें तो अभी इसके प्राइस से कितना दूर है हमारा, अगर मैक्स टू मैक्स की बात करें तो मैक्स टू मैक्स हमारा अभी के प्राइस से 8 से 10% के आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड इससे पहले जो बड़ा वाला रेंज बनाए थे, इसके आसपास भी अगर हम लोग कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट ये जो बॉटम है वो टच कर चुका था। ठीक है, जैसे कितने से डिफरेंस अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो सिर्फ 1-2% का डिफरेंस था। तो हो सकता है यहाँ पे भी बॉटम बन गया, एंड हो सकता है कि और 2-4% नीचे जाके एंड फिर बॉटम हमारा बना दे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये चार्ट में हमको देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब इसमें हम लोग फिबोनाची भी अगर हम लोग ड्रॉ करके देखें तो फिबोनाची से भी हमारा जो अभी लेवल निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट हमारे को 0.5 का लेवल जो है वो ये निकल के आ रहा है, एंड 0.6 का लेवल ये निकल के आ रहा है। तो 0.5 को ब्रेक करने के मूड में है। अगर इस पर्टिकुलर मंथ में 0.5 के नीचे क्लोजिंग कर जाता है, मतलब जून के मंथ में अगर 10 दिन बचा हुआ है, राइट, तो 10 दिन में अगर 0.5 के ऊपर नहीं निकल पाता तो फिर वो 0.6 को टच कर सकता है, जो कि हमारे रेंज का लोएस्ट पॉइंट है। एंड वो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट कितने दूर है, 10% के आसपास जो है वो दूर है। तो इतना फॉल हमको और एडिशनली देखने को मिल सकता है, बट वो मेजर बॉटम का चांसेस जो है वो वहाँ पे बन जाएगा। एंड अगर इस मंथ में 0.5 से ऊपर क्लोज कर जाता है तो यहाँ पे भी बॉटम बनने का चांसेस है। तो हमारे पास जो रिस्क है ना, रिस्क जैसे रियलिटी सेक्टर हम लोग जो डिस्कस किए थे, तो रियलिटी सेक्टर में हमारा 20% का मूवमेंट आ गया था हमारे डायरेक्शन में, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे। बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, बेटर एज कम्पेयर टू रियलिटी सेक्टर। तो इतना हमको टेक्निकल पे समझ आ गया। अब इसमें टारगेट जो है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये बॉटम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये तो प्राइस वाइज है, क्या फंडामेंटली भी ये जो सेक्टर है वो डिसेंट कर रहा है या बहुत बुरा कर रहा है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी आईटी का पीई देखते हैं कि इसका पीई जो है वो कितना चल रहा है। ऑलमोस्ट अभी 18 के आसपास चल रहा है, एंड लॉन्ग टर्म एवरेज 22 के आसपास जो है वो होता है। लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज देखें तो 25 के आसपास है, एंड 18 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो जो पीई है वो अंडर वैल्यूड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जनरली बॉटम कहाँ बना है अगर आप लोग देखेंगे तो जनरली हम लोगों को बॉटम 15 से लेके 16 के बीच में बॉटम देखने को मिला है, 15 से 18 के बीच में, एंड अभी 18 चल रहा है। तो मैक्स टू मैक्स अगर 10% फॉल करता है तो हमारा जो पीई है वो 16 या 15 आ जाएगा, एंड वहाँ से फिर बॉटम बनने का बहुत ज़्यादा चांसेस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी रेंज में हर बार बॉटम बनने को देखने को मिला है हम लोगों को। अब हम लोग लास्ट टाइम देखते हैं कि लास्ट टाइम जब इतना पीई आया था 15 से 18 के बीच में, तो क्या हुआ था। तो 2012 के पीरियड में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बैक करके कि 2012 के पीरियड में जब
इस पीरियड में जो है वो हमारा पी 15 से 16 या 18 के आसपास जो है वो देखने को मिला था। एंड इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें कि इसमें जो कंसोलिडेशन हुआ था, एंड देन हम लोगों को ऑलमोस्ट अच्छा खासा रैली देखने को मिला था, जो हम लोग टारगेट अभी रखे हैं उसी के आसपास रैली देखने को मिला था। फिर ये जो पीरियड है 2017-2016 का, इस पीरियड में भी हमको 14-15 का पी देखने को मिला था। यहाँ से भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ से भी अच्छा खासा हमको रैली देखने को मिला था। फिर उसके बाद हमको ये फिर से 15-16 का जो पी है वो हमको कोविड में मिला था। कोविड में फिर हम लोग देख सकते हैं कोविड क्या में हम लोगों को यहाँ से उससे भी शानदार जो है वो रैली देखने को मिला था। ठीक है, अब हम लोग 3 एग्जांपल्स देंगे। तीनों एग्जांपल्स में 15 से 18 के बीच में बॉटम बनता है एंड उसके बाद अच्छा रैली आता है। उसी के अकॉर्डिंग अभी 18 के आसपास चल रहा है और हमारे पास 15 से लेके और 18 मतलब 3 पॉइंट का डिफरेंस है। इस पीरियड में हमारे को बॉटम बनने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ से अगेन बॉटम बनता है तो फिर से जो रैली है जितना पास्ट में हमको मिला है उसका एवरेज जो रिटर्न हमको मिल सकता है, राइट। अब इसमें टारगेट कितना होगा एंड एवरीथिंग वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमको वैल्यूएशन वाइज समझ में आ गया कि वैल्यूएशन वाइज आईटी सेक्टर अच्छा बुरा नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत सस्ते लेवल्स पे है अभी। अब अगर किसी भी सेक्टर में ग्रोथ नहीं है तो फिर बहुत कम चांसेस होता है वो रैली करने का। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि क्या पास्ट में या अभी इसका ग्रोथ चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो थोड़े से इसके जो स्टॉक्स हैं उसका हम लोग अगर क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखें या क्वार्टरली सेल्स देखें तो वो नेगेटिव में तो नहीं है। मोर देन 10 अगर हम लोग उसका एवरेज निकालते हैं तो मोर देन 10-15% भी हमको देखने को मिलेगा इसका एवरेज। एंड एक्सपेक्टेड भी अगर हम देखें तो ये भी मतलब इन फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर कंपनीज का सेल्स ग्रोथ होने का या प्रॉफिट ग्रोथ होने का, तो वो भी मोर देन 10% है। एंड इस सेक्टर में इतना ही ग्रोथ अभी तक हम लोगों को लास्ट फ्यू ईयर से देखने को मिल रहा है, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग जो अगर टारगेट निकालें तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर टारगेट निकालने की कोशिश करें तो हम लोग निकाल सकते हैं। एंड एक और चीज़, ठीक है, क्या अभी जब भी फॉल आया है जैसे 2012 में ऐसा क्या था, जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि 2012 में वैल्यूएशन कम हुआ था बट कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा इसीलिए यहाँ से रह लिया है। 2016 में प्राइस गिर रहा था बट कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ रहा था इसीलिए रह लिया है। 20 में भी सेम चीज़ हुआ। तो क्या अभी ये चीज़ हो रहा है? अगर हो रहा है तभी तो हम लोग बोल पाएंगे कि यहाँ से बॉटम बनेगा एंड फिर यहाँ से अच्छा रैली आएगा। तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग देखने के लिए ईपीएस हम लोग देखते हैं, ठीक है। ईपीएस को हम एक्सप्लेन किए लास्ट वीडियो में। ईपीएस बेसिकली कमाई होता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर का कितना कमाई है, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं इन स्टॉक्स में जो कमाई हो रहा है ओवरऑल उसका एवरेज कमाई सेक्टर का कमाई जो है वो होता है। एंड पूरे सेक्टर का एवरेज कमाई अगर हम लोग देखें तो 2006 से अभी तक अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है वो ईपीएस है एंड ये जो ऑरेंज ये रेड या पिंक लाइन जो दिख रहा है वो आपका प्राइस है। तो हमारे को 2012 में क्या दिख रहा था कि 2012 में कंसोलिडेशन देखने को मिला बट ईपीएस तो बढ़ता जा रहा है एंड इसी रीज़न से जो हमारा वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ता हो गया एंड जिसके वजह से रैली हमको देखने को मिला। देन उसके बाद अगेन 2016-17 में ईपीएस बढ़ रहा था धीरे धीरे, थोड़ा सा डिप किया था बट फिर भी अप ट्रेंड में ही था एंड जिसकी वजह से वापस से अंडर वैल्यूड हुआ और फिर वापस से रह लिया। 2020 में भी सेम हुआ। 2020 में भी ईपीएस रिलेटिवली बढ़ रहा था एंड 2021 में कुछ ज़्यादा बढ़ गया, मतलब मोटा मोटी 20 में भी अप ट्रेंड में ही था और 21 में भी अप ट्रेंड में ही था। एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिला था, नहीं मिला था जैसे स्मॉल कैप एंड मिड कैप में देखने को मिला है, वो हम लोग आपको दिखाएंगे। तो इस रीज़न से वापस से अंडर वैल्यूड हुआ एंड वापस से रैली आ गया। अभी के टाइम पे आप लोग अगर देखें तो हमारा टॉप लगा है 2024 के दिसंबर में, वहाँ से प्राइस गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है गिरते जा रहा है बट ईपीएस जो है इसका 1200 से अभी ऑलमोस्ट 1500 के आसपास जा चुका है। मतलब ईपीएस में हम लोगों को 300 पॉइंट का ग्रोथ दिख चुका है विच इज़ ऑलमोस्ट 25%, मतलब 25% का हम लोगों को ईपीएस देखने को मिल चुका है, ठीक है। एंड प्राइस जो है वो अभी भी नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा सिचुएशन 2012 में था ईपीएस ग्रोथ का वैसा ही सिचुएशन अभी है। 2020 में थोड़ा सा स्टैग्नेंट हुआ था ईपीएस, 2016-17 में स्टैग्नेंट हुआ था ईपीएस बट 2012 में बहुत अच्छा ईपीएस ग्रोथ हुआ था एंड उसी तरीके से 2026 में भी 2012 जैसा ही हम लोग को ईपीएस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली बॉटम फिर बनना चाहिए एंड फिर रैली आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ईपीएस इसका बढ़ रहा है, ईपीएस में कोई भी इसका डिप नहीं है, मतलब कंपनीज के कमाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर फॉल क्यों आया? फॉल आने का रीज़न यही है कि ये लोग मतलब ये फियर है कि
पहला चीज़ वैल्यूएशन, ठीक है। मतलब कोई भी नैरेटिव होता है वो एक सिर्फ एक मतलब कोई भी नैरेटिव मार्केट में आता है तो वो नैरेटिव एक रीज़न बन जाता है, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन का ही हाथ होता है उसमें। वैल्यूएशन इसका एवरेज था 22 के आसपास और इसका वैल्यूएशन चल रहा था 40 के आसपास, तो उसको कोई ना कोई रीज़न से नीचे आना ही था। अब हम लोग एक रीज़न पकड़ लें कि हाँ इसके वजह से नीचे आ गया एंड इसकी वजह से अब ऊपर नहीं जाएगा, तो वो गलत बात है। ये सिंपली वैल्यूएशन की वजह से नीचे आया है, एंड वैल्यूएशन अगर वापस से सस्ता हो गया है तो वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। रीजंस जो है वो सेकेंडरी होता है, न्यूज़ सेकेंडरी होता है। मेजर वैल्यूएशन, फंडामेंटल, ग्रोथ और टेक्निकल्स यही होते हैं। बाकी न्यूज़ सिर्फ एक ट्रिगर देते हैं ऊपर या नीचे जाने के लिए, बाकी और उसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। अब इतना हमको समझ में आ गया। तो अभी का अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एआई जो है उसकी वजह से इसमें फॉल आ रहा है कि एआई इसको डिस्टर्ब कर देगा, जितने भी कंपनीज हैं उनको डिस्टर्ब कर देगा। तो आप लोग थोड़ा सा जाके एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी कंपनीज हैं वो सब एआई के सेक्टर में जाके कुछ ना कुछ काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, एंड इनका रेवेन्यू भी एआई की मदद से आने लगा है, ठीक है। टीसीएस को तो बहुत बड़ा रेवेन्यू आया है, तो मोटा मोटी इनका 10 से 15-20% का रेवेन्यू अब एआई से आ रहा है। एंड क्या आपको लगता है कि ये जो रेवेन्यू आ रहा है वो इन फ्यूचर घटेगा या बढ़ेगा? मोस्ट प्रोबेबली बढ़ेगा, ठीक है। तो बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वैल्यूएशन सस्ता है, ईपीएस ग्रो हो रहा है, एआई का एडॉप्शन धीरे धीरे इंक्रीज ही होने वाला है, प्राइस बहुत लोएस्ट लेवल पे है, वैल्यूएशन बहुत लोएस्ट लेवल पे है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बॉटम बन के एंड रैली आना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ हमारे जो थीसिस है इसमें अगर नहीं बैठता तो फिर हमारे को एक डाउट होता कि यहाँ से रैली ना आए, ठीक है। सेम मतलब आई गेस आप लोग समझ गए, अगर यहाँ पे ईपीएस नहीं बढ़ता होता तो हम आंख बंद करके बोल देते हैं कि ये प्राइस अभी भी अट्रैक्टिव नहीं है, अभी भी इसका वैल्यूएशन सही नहीं है। बट इसका ईपीएस इतना ग्रो हो रहा है जिसके वजह से हम चाह के भी ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें ग्रोथ नहीं है, या ये जो प्राइस है वो अंडर वैल्यूड नहीं है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन नहीं है, अट्रैक्टिव वैल्यू पे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आई गेस आप लोग समझ गए। अब यही चीज़ हम लोग एक बार स्मॉल कैप में देखते हैं कि स्मॉल कैप में किस तरीके से हमारे को जो ईपीएस का ग्रोथ होता है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब जितना कंसिस्टेंट आईटी सेक्टर में ईपीएस है उतना कंसिस्टेंट आप लोगों को स्मॉल कैप में नहीं देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप जब से टॉप लगाया है यहाँ पे 2025 में, जब से टॉप लगाया 2024 में 640 का ईपीएस उसमें उस समय उसका था, एंड अभी तक ये 640 का ईपीएस क्रॉस नहीं हुआ है। तो स्मॉल कैप में ब्रेकआउट दिख तो रहा है बट फंडामेंटली सपोर्ट नहीं कर रहा है ये ब्रेकआउट, ठीक है। क्योंकि ब्रेकआउट होने के लिए हम लोगों को एक प्राइस ईपीएस का भी जंप होना चाहिए, इन फ्यूचर हो जाए। मतलब अगर ब्रेकआउट प्राइस अगर ब्रेकआउट कर देगा ना तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे यहाँ पे क्या हुआ था 2023 में भी रैली स्टार्ट हो चुका था बट ईपीएस अभी ग्रो नहीं हुआ था, ईपीएस यहाँ से ग्रो होना स्टार्ट हुआ, राइट। तो ये स्मॉल कैप में जनरली होता है कि प्राइस निकल जाए फिर वापस धीरे धीरे फिर वापस से जब रिजल्ट आने लगे कंपनीज के तो कंपनीज अच्छा रिजल्ट पोस्ट करने लगे एंड फिर उसके बाद ईपीएस भी बढ़ने लगे, तो ये होता है। बट ये हम बता रहे हैं कि जितना कंसिस्टेंट आईटी में है ईपीएस उतना कंसिस्टेंट स्मॉल कैप में नहीं है। इसी तरीके से मिड कैप में भी थोड़ा सा आपको डिफर जो है वो दिखेगा। निफ्टी में अगर हम लोग देखें यही चीज़ निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में रिलेटिवली थोड़ा सा स्टेबल रहता है ईपीएस, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 में भी रिलेटिवली स्टेबल है, मतलब जो टॉप लगा था 2024 का वहाँ से ईपीएस अभी 1000 से 1160 पे आ चुका है, मतलब ग्रोथ तो हुआ है। तो इस रीज़न से अगर कभी भी ईपीएस ग्रो होना बंद हो जाए ना तो फिर समझिए कि वो पर्टिकुलर मार्केट या वो पर्टिकुलर इंडेक्स अब नहीं चलने वाला है, ठीक है, ये समझिए आप लोग। बट अगर वो ग्रो हो रहा है तो उसका मतलब जो 2012 और 2016-17 में आईटी जो था वैसा ही कुछ मूव हमको इन फ्यूचर देखने को मिल जाता है अगर ईपीएस ग्रो हो रहा है एंड प्राइस मूव नहीं कर रहा है तो, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ इसमें होगा ही, ठीक है। तो ये आई गेस आप लोग ये चीज़ समझ गए। अब हम लोग टेक्निकली मतलब आप लोग समझ गए कि वैल्यूएशन क्या है इसका, ईपीएस ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके कंपनी इसका एआई अडॉप्शन कैसा चल रहा है। अब ये हम लोग समझते हैं कि टेक्निकली क्या टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाने के बाद इस तरीके से देखें तो इसमें भी एक चैनल हमको देखने को मिल रहा है।
ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका चैनल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एंड अगर आप लोग देखेंगे तो अभी ये ऑलमोस्ट अपने चैनल के बॉटम पे आने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट टच करने वाला है। तो फिर यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली रैली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये चैनल का टॉप रहेगा हमारा, एंड ये चैनल का बॉटम रहेगा। ठीक है, अब चैनल का टॉप से अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो अब हम लोग थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड फिबोनाची अब ड्रॉ करते हैं, राइट। तो फिबोनाची से हमको क्या देखने को मिलेगा कि लास्ट टाइम जब फॉल आया था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो रैली कहाँ तक आया था, 1.2 तक आया था। ठीक है, 1.6 मैक्सिमम हमको जनरली देखने को मिलता है। तो अभी भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे, जो यहाँ से हमको फॉल आया है यहाँ से लेके और हम लोग यहाँ तक इसको लो तक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब लो तक मार्क कर देते हैं, सपोज यहाँ तक भी मार्क कर देते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ तक लेके चल रहे हैं, यहाँ तक भी अगर हम लोग मार्क कर देते हैं तो 1.2 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, एंड मैक्सिमम 1.6। ठीक है, अब इसमें 1.2 और 1.6 के बीच में कहीं से भी अगर रिवर्स करता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली अपने जो चैनल का टॉप है, जो लॉन्ग टर्म चैनल का टॉप है, वहाँ पे चला जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब यहाँ से जो भी इसमें टारगेट आएगा उस टारगेट तक ये अपने लॉन्ग टर्म चैनल तक पहुँच जाएगा, एंड जिसकी वजह से वापस से वहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर वहाँ से अगेन फॉल आने को देखने को मिलेगा। बट अगर चैनल ब्रेकआउट हो जाता है तो ऑब्वियसली उससे भी आगे निकल जाएगा, बट हम लोग चैनल तक ही लेके चल रहे हैं। तो अगर हम लोग चैनल तक ही अगर हम लोग लेके चले तो यहाँ से ऑलमोस्ट एक सेकेंड, ये गलत हो गया है। यहाँ से हम लोग अगेन देखें एक बार, अगर करेंट प्राइस से भी देखें तो करेंट प्राइस से ऑलमोस्ट इतना आसपास जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड कितना ले सकता है, तो जो लास्ट टाइम टाइम पीरियड लिया था उसी के हिसाब से हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं कि लास्ट टाइम जब इस यहाँ पे आया था तो ऑलमोस्ट हमको 30 मंथ्स जो है वो लगे थे। ठीक है, तो हम लोग मैक्स टू मैक्स 30 मंथ्स के आसपास जो है वो लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को इस वीडियो से आईटी सेक्टर का पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया होगा। एंड ये कोई भी रिकमेंडेशन हम लोग नहीं दे रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं। इसमें सिर्फ हम लोग आईटी सेक्टर का एनालिसिस किए हैं कि इसमें टेक्निकली क्या देखने को मिल रहा है, फंडामेंटली क्या देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन इसका क्या है, ईपीएस का ग्रोथ क्या है। ठीक है, ये 100% गलत हो सकता है, बिल्कुल, कि हो सकता है कि जो जो हम लोग डिस्कस किए वो 100% गलत हो जाए। तो इस रीज़न से कोई भी डिसीजन इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मत लीजिएगा, आप लोग भी खुद से एनालिसिस कीजिए। एंड वीडियो बनाते हैं तो मेरा मोटिव यही होता है कि इस तरीके से आप लोग एनालिसिस करना सीख जाएं। ठीक है, जिसके बाद आप लोग एनालिसिस खुद से करें एंड फिर अपना डिसीजन खुद से लें। आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर आप लोग हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर क्लिक करके सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। एंड इसमें हमारा कम्युनिटी भी है जिसमें हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, एंड इसमें से आपको एक दो स्ट्रैटेजी मास्टर करके लाइफ टाइम तक उसको परफॉर्म करना है एंड उससे वेल्थ क्रिएट करना है। ठीक है, इसमें सेक्टर रोटेशन, मल्टी बैगर, वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू ट्रेडिंग, ईटीएफ ट्रेडिंग, स्टॉक्स ट्रेडिंग, सब कुछ हम लोग डिटेल में सीखते हैं। मेजर फोकस हमारा ईटीएफ्स में ही होता है, मतलब 70-80% फोकस हमारा ईटीएफ्स पे होता है एंड 20% स्टॉक्स पे होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं लर्न, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।